Good morning, students. Now, today we are going to do chapter 10, that is employment and unemployment. So, basically, यहाँ पर हम सब क्लियर करेंगे कुछ बेसिक concepts related to this unemployment and employment conditions in India. Okay. So, basically, in this chapter, nothing is deleted. तुमको सभी करना है. So, what is unemployment? Unemployment क्या है basically? See, unemployment refers to the situation when people are willing to work at the existing wage rate and are able to work but are not getting work. It should be noted that with emphasis that such people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered as unemployed. Means what are they trying to say here? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग जो कि इच्छुक है काम करने के, those people who are willing to work but they are not getting the work in the market, and whatever the wages which have been provided by the market, they are ready to accept that wage, but still they are not getting work. So only that kind of person is counted as unemployed. Okay. But those people who are not willing to work at the existing wage rate, ओके जो मार्केट जो वेज रेट ऑफर कर रहा है उस पे जो रेडी नहीं है काम करने के लिए, वो फालतू बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस, who is the worker? Worker कौन है? See, worker एक individual है who is engaged in some production activity. A worker or an individual engaged in production activity contribute to GDP by rendering his services. तो worker वो होता है जो बेसिकली काम करता है और रेंडर करता है, अपनी सर्विसेज दे रहा है. अब जैसे कि टीचर हो सकता है कोई मजदूर हो सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ वर्कर हो सकता है. It can be a clerk also, it can be a lawyer also. So they're all rendering their services and they're somehow connected in this production activity. Either they'll be helping out in the production of the goods, or they will be helping in providing some kind of service. Okay. तो ये दोनों ही चीजें जो भी कर रहा है वो वर्कर कहलाएगा. नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर. तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सी, जिनका खुद का बिजनेस है, दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन. लाइक फार्मर को ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि कोई किसान है, अब वो खुद की ज़मीन पे क्या कर रहा है? फार्मिंग कर रहा है. तो बेसिकली वो चीज़ क्या है? वो खुद के लिए काम कर रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ. ऑन द अदर साइड हायर्ड हो गया, जैसे कि these are those workers who work for the others, they render the service to the others, and as a reward they get wages, salaries. जैसे कि कोई एम्प्लॉय हो गया, वो किसी जगह जाके काम कर रहा है, तो उसको या तो लेबर है तो ही विल गेट वेजेस, अदरवाइज इफ ही इज एम्प्लॉय तो उसको सैलरी मिलेगा. बट ही इज वर्किंग फॉर समबडी एल्स. तो अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो आपको हायर्ड वर्कर बोलते हैं, क्योंकि आप एक तरह से क्या करो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो किसी और के लिए. ओके. तो एक्चुअली यू आर सेलिंग योर लेबर एक्चुअली. तो इसको बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स. नाउ हियर द इमेज इज बिन गिवन, like you can see self-employed person, and all these people who are working in KPOs, BPOs in our country, in all these banks, they are called as hired workers. तो कंपनी ने उनको काम पे ले रखा है, उनकी सर्विसेज ले रही है. एक्चुअली एहसान नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली उनकी एक तरह से उनका सैलरी उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज उनके लिए दे रहे हैं. नाउ कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर. तो ये कैजुअल और रेगुलर वर्कर कौन होते हैं? बेसिकली कैजुअल वर्कर कौन होता है? सी, दे आर द डेली वेजर्स. ओके. दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन द रेगुलर बेसिस. दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पीएफ, ग्रेजुटी एंड पेंशन. तो कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं काम कर रहे होते हैं, और मतलब उनको डेली वेजेस पे रखा जाता है. ओके. जैसे कि आप लेबर्स दे सकते हो, जैसे कि कई बार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो वहाँ पर मजदूरों को पकड़ के लाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि आप इस जगह पे काम करो और आपको दिन का 300 रुपीज़ मिलेगा. तो वो चीज़ उनका डेली वेजेस है. जिस दिन वो काम पे नहीं आएगा, उस दिन का 300 गया, वो उसको नहीं मिलेगा. दैट विल बी द लॉस फॉर हिम. तो ये चीज़ दिखती है यहाँ पे. कैजुअल वर्कर क्या रहता है? इनको अब कोई सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफर नहीं हो रहा कि आपका कोई एम्प्लॉयर है, ही विल बी पेइंग मनी फॉर यू, और पीएफ का पैसा, कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुटी. ग्रेजुटी जब 5 साल आप कंप्लीट कर लेते हो अपने सर्विस के, तब ग्रेजुटी काउंट होना शुरू हो जाती है. पेंशन वगैरह ये सब कैजुअल वर्कर को नहीं मिलता. ऑन द अदर साइड रेगुलर वर्कर कौन है? सो दे आर ऑन परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स. तो ये वो एम्प्लॉय रहते हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद कंपनी के अंदर. फिर उनको सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ये जो चीज़ें प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन वगैरह सब मिलता है उनको. ओके. Now, it is often found that casual workers are unskilled workers.
तो कैजुअल वर्कर्स कैसे रहते हैं? अनस्किल्ड रहते हैं, बेसिकली इनको आता नहीं है, आते हैं काम करते हैं, इनको बताना पड़ता है किस तरह से काम किया जाता है, उसके बाद वो लर्निंग लेकर सीख कर वो फिर एक तरह से एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ज़्यादातर वो लोग अनस्किल्ड ही होते हैं। तो लाइक वर्कर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, अ रेगुलर वर्कर ऑन द अदर हैंड इज अ यूजुअली स्किल्ड वर्कर। कोई वर्कर ऐसा जो रेगुलरली काम कर रहा है, जैसे कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले लोग हैं, ये जितने भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ वो रेगुलर जुड़ा हुआ है तो ही विल बी हैविंग सम आइडिया अबाउट एवरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो रोज देख रहा है, रोज का ही काम है, तो रेगुलर है उनका, मतलब वो उनका एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पर। बट अगर जो बाहर से आ रहा है उसको नहीं आता, तो वो उसका अनस्किल्ड वर्कर अपन बोलेंगे। ओके, नाउ लाइक एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एग्जांपल कोई वर्कर है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब वो इंजीनियर है, बट वो क्या कर रहा है, किसी और के लिए सर्विसेज अपनी दे रहा है। तो बेसिकली जब वो ऐसा कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो एक रेगुलर वर्कर है ना। वो कंपनी के अंदर रोज आके बैठ के काम करके जा रहा है, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ रेगुलर वर्कर एंड नॉट अ कैजुअल वर्कर। नाउ आफ्टर दिस, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, ये चीज़ें क्या है? सी, लेबर सप्लाई किसको बोलेंगे? लेबर सप्लाई यानी कि लेबर क्या होती है? मेहनत होती है। इट इज़ द एफर्ट विच अ पर्सन पुट इन द वर्क। सो उसका जो टाइम पीरियड है, लाइक अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे आपको मान लेते हैं, नंबर ऑफ मैन आवर्स। ओके, सो सपोज 8 आवर्स आप वर्क कर सकते हो, नंबर ऑफ मैन आवर्स, बट आपकी इच्छा है कि आप सिर्फ 4 घंटे ही काम करोगे। तो एक्चुअली हाउ मच लेबर यू आर सप्लाइंग? जस्ट फॉर 4 आवर्स यू आर वर्किंग। सो आउट ऑफ 8 आवर्स यू आर प्रोवाइडिंग द लेबर फॉर जस्ट 4 आवर्स, तो लेबर सप्लाई सिर्फ 4 आवर्स का ही माना जाएगा यहाँ पे। सो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर, मतलब कितना वर्कर ऑफर करना चाहता है उसके पूरे टाइम में से। सो इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। अगर आप बोलोगे कि 300 रुपये दिन का मिलता है, पर मैं तो आपको आधे दिन के ही पैसे दूंगा, तो वो चीज़ कितना हो जाएगा कि 150 रुपये में वो आधे दिन ही काम करके हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर विच विल बी सप्लाइंग फॉर यू विल बी हाफ। Now, you may be able to work 10 hours a day but willing to work only 6 hours a day at a particular wage। अब वो चीज़ होती है कि अगर आपको पूरे दिन में 10 घंटे आप काम करते हो, बट जो वेज आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपको लग रहा है कि इसके लिए 6 घंटे ही ठीक है, तो एक्चुअली यू आर जस्ट सिंपली गिविंग योर लेबर फॉर जस्ट 6 आवर्स। तो ये आपकी विलिंगनेस है। तो लेबर सप्लाई जितना एक्चुअली आप वर्क करने जा रहे हो कंपनी के लिए, दैट विल बी काउंटेड एज लेबर सप्लाई। और लेबर सप्लाई दस इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, ओके, और मैन डेज। कंसिडर्ड 8 आवर मैन आवर्स इक्वल टू 1 मैन डे। मतलब कि एक व्यक्ति, 1 मैन डे क्या हुआ कि एक व्यक्ति जब काम कर रहा है पूरे दिन में, तो मतलब ये माना जाता है कि 8 आवर्स तक वो वर्क करेगा टोटल 24 आवर्स में से। तो बेसिकली हम उसको मैन डेज के रूप में काउंट करते हैं लेबर सप्लाई को, कि कितने आवर्स कोई आके आपके पास काम करता है, दैट विल बी काउंटेड एज मैन आवर्स और मैन डेज, उसको बोला जाता है। ओके, और इसको हमेशा कैसे देखा जाता है? रिलेशन टू द वेज रेट। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर आपने पार्ट टाइम जॉब का भी सुना होगा, तो अगर कोई 8 घंटे की जगह इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स, सपोज सम पर्सन इज वर्किंग फॉर जस्ट 4 आवर्स, तो उसको बोलते हैं पार्ट टाइम। बट उसमें फिर वेज जो मिलेगा उसको वो आधा मिलेगा। तो दैट इज काइंड ऑफ कंडीशन एट विच इज रेडी, कि पूरा पैसा नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ, दैट इज माई लेबर सप्लाई विच आई विल बी डूइंग फॉर यू। तो उस तरह से भी काम किया जा सकता है। ओके, now what is labor force? Labor force में क्या अंतर है? सी, labor force क्या, on the other hand it refers to the number of workers actually working or willing to work। ओके, तो कौन से लोग होते हैं एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं या उनकी इच्छा है काम करने के लिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं होता है। बस यहाँ पे वो लोग होते हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, तो वो लेबर फोर्स है, वो लोग जो कि एक्चुअली काम करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ दिस थिंग, इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। लेबर सप्लाई किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट वेज रेट। अलग अलग वेज रेट पे कितना लेबर सप्लाई होता है इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क। फिर ये लेबर फोर्स क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ओके, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। इसको वेज रेट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो एक्चुअली वर्किंग लोग हैं, लेबर, और विलिंग टू वर्क मतलब जो कि काम करना चाहते हैं, लेबर देना चाहते हैं अपना समाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मजदूरों की नहीं, हम एम्प्लॉयज़ की भी बात कर रहे हैं, रिमेंबर दैट थिंग। ओके, तो दोनों की ही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं।
और उनकी इच्छा है काम करने की तो उनको भी काउंट किया जाता है लेबर फोर्स में। भले ही अभी उनके पास जॉब नहीं है बट लेबर फोर्स में उनका काउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो रेडी है, तो लेबर फोर्स में उनका काउंट होगा सही। फिर सेकंड पॉइंट देखो, लेबर ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर कैन increase or decrease even when the number of workers remain constant because the supply of labor is measured in man days। अब ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिक्रीज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 8 आवर्स मैंडेज तो वो उतना ही रहेगा। अगर उसको कम पैसा मिल रहा है वेज रेट तो मे बी पॉसिबल दैट ही विल बी वर्किंग हाफ डे काम करेगा, उसके बाद वो घर चला जाएगा ना, पॉसिबल है। देन ऑन द अदर साइड बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, not in the terms of number of person days, the size of labor force increases or decreases only when the number of persons actually working or willing to work increases or decreases। तो यहाँ पर तो हम नंबर ऑफ पर्सनस के रूप में देखते हैं, यहाँ पर लेबर नहीं देख रहे हम कि कितना लेबर सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कि काम करने के लिए विलिंग है, मतलब हु आर विलिंग टू वर्क और एक्चुअली वर्किंग, तो इनका ही लेबर फोर्स में काउंट होता है। तो बेसिकली इनकी इंक्रीज होना इनका या डिक्रीज होना बेसिकली डिपेंड करता है कि हाउ मेनी सच काइंड ऑफ पीपल आर देयर। सपोज हम मान लेते हैं कि और लोग काम करना चाहते हैं तो वो हम बोलेंगे कि दे आर विलिंग टू वर्क और ये नंबर बढ़ जाएगा। अगर लोग बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, हट जाते हैं कुछ लोग, तो हम बोलेंगे उनका नंबर डिक्रीज हो गया, लेबर फोर्स डिक्रीज हो गई। ओके, नाउ व्हाट इज वर्क फोर्स? वर्क फोर्स किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग। ओके, तो यहाँ पे वर्क फोर्स कौन से रहते हैं? देखो लेबर फोर्स में कौन कौन लोग थे? बेसिकली लेबर फोर्स में वो लोग थे जो कि विलिंग है काम करने के लिए और जो काम कर रहे हैं। बट अगर आप इसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर हु नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, मतलब कि वो लोग जो कि काम करना, देखो नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग अभी काम नहीं कर रहे बट आर विलिंग टू वर्क, मतलब काम करने की इच्छा है, विलिंगनेस है, बट अभी वो नंबर जो है यहाँ पे वो पर्सन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो वो अगर लेबर फोर्स में से वो लोग जो कि इस तरह से जो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग एंड बट दे आर विलिंग टू वर्क, अगर उसको सब ट्रैक कर दोगे तो वर्क फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है हमको यहाँ ये दिखाती है हमको कि जो लोग एक्चुअली काम करते हुए दिख रहे हैं आपको, है ना, नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग, मतलब कि वो लोग जो सीधा काम कर रहे हैं ना, उन्हीं की गिनती हो रही है यहाँ पे। क्योंकि जब आप बोलते हो लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स में कितने टाइप के लोग होते हैं? दो तरह के। एक तो अपन ने अभी इससे पहले ही देखा, कौन कौन से? सी द वन वाज दैट हु इज विलिंग टू वर्क, एक तो जिसकी इच्छा है काम करने की, काम नहीं है बट काम करने की इच्छा तो है, तो लेबर फोर्स का हिस्सा हुआ वो। ठीक है, दूसरा कौन सा? जो एक्चुअली काम कर रहा है। बट वर्क फोर्स का मतलब किसका है कि यहाँ पर जो विलिंग वाले हैं ना उसको हटा दो। ठीक है, तो वर्क फोर्स वाले लोग आ जाएंगे। ओके, नाउ अगर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको निकालना है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, आपको अनएम्प्लॉयड लोगों को देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, और साइज ऑफ लेबर फोर्स से आपको उसको डिवाइड करना है और इनटू 100 करोगे, मतलब कि वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं पूरे लेबर फोर्स में से। और लेबर फोर्स क्या होता है? जो लोग विलिंग हैं और जो एक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, दोनों की काउंटिंग होती है यहाँ पे। तो हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल लेते हैं। फिर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन के कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन इंडिया। तो बेसिकली टोटल वर्क फोर्स को ले लो, जो वर्क फोर्स है टोटल, और उस वर्क फोर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से और इनटू 100 करोगे, तो ये जो परसेंटेज आएगा उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट। मतलब आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन व्हाट इज द वर्क फोर्स एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इट, लाइक हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द जीडीपी, तो वो हमको पता चलता है यहाँ से। ओके, नाउ ओके, तो हमको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि ये टोटल वर्कफोर्स मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में कितने एक्चुअल लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि वर्कफोर्स क्या होता है? बेसिकली वो लोग जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं, है ना, वो लोग रहते हैं। तो टोटल वर्कफोर्स हमको यही पता चलता है कि पार्टिसिपेशन रेट क्या है इंडिया का। नाउ साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर वर्कफोर्स का साइज क्या है? बेसिकली कितने लोग किस सेक्टर में जाके वर्क कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। सो इंडिया हैज अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन। तो हमारे कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं? 40 करोड़। नाउ अबाउट 70% ऑफ द वर्कफोर्स कंप्राइजेस ऑफ मेल वर्कर्स, ओनली 30% आर फीमेल कैंडिडेट्स।
70% जो वर्कफोर्स का पार्ट है उसमें मेल आ जाते हैं और सिर्फ 30% ही फीमेल है। देन नियरली 70% ऑफ द वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि वर्कफोर्स है जो कि रूरल एरिया में, वहाँ पर 70% आपको दिख रहे हैं। ओके, ये 70% लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स है, मतलब जो पार्टिसिपेशन रेट है जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। ओके, देन अर्बन एरिया में कितना है? 30% ही है। मतलब कि अर्बन एरिया से भी कम है, बट स्टिल जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा कौन कर रहे हैं? ये 30% कर रहे हैं। Okay, then fourth point, female workforce. Out of the total in rural area, it is nearly 41.8%, while it is in urban area only 35.31। मतलब जो फीमेल वर्कर्स हैं तो ये भी रूरल एरिया में ज़्यादा है, वर्क कर रही हैं। और यहाँ पर अर्बन एरियाज में जो शहर है, देयर इट इज़ ओनली 35.31%। मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट जो अर्बन एरिया थे, जो शहर है, वहाँ पर कम है। सो यू कैन सी देयर इज अ बिग डिफरेंस हियर। तो ये फैक्ट क्या रिवेल करते हैं? द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज दिस फैक्ट रिवेल? ये क्या बता रहा है आपको? सो बेसिकली दिस फैक्ट रेज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच नीड टू बी एड्रेस। दीज आर व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। मतलब कि जो ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा एरिया का, रूरल एरिया का है। सेकंड थिंग, व्हाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज लो। ओके, तो परसेंटेज, ये जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, उनका जो परसेंटेज है, पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है अर्बन एरियाज में, है ना? तो वो चीज़ क्यों है, उसका रीज़न भी हम देखेंगे। तो बल्क यहाँ पर रूरल एरिया में क्यों है? बेसिकली वर्कफोर्स वहाँ पर वो लोग ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन गांव के लोग ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो हम इसको पहले देखेंगे। तो दिस इज सिंपली बिकॉज द बल्क ऑफ द जॉब इन द रूरल एरिया। ओके, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती है रूरल एरियाज में। सो डज इट मीन बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी? तो अगर ज़्यादा जॉब वहाँ पे अवेलेबल है तो दैट मीन्स कि हम जीडीपी का हमारा ज़्यादा इनकम जनरेट वहाँ होता होगा रूरल एरिया में। But it is not like that. Okay, it means the people who are engaged in farming and allied activity and farming या उसके जैसी activities में जो involved हैं, but not contributing, but contributing less to GDP। मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, उन सब एरिया में भी वर्क है, बट जो उनको इनकम जनरेट हो रही है वो वहाँ पर, दैट इज वेरी पुअर इनकम, वेरी लो इनकम, बहुत ही कम इनकम मिल रही है। तो दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इन द रूरल एरिया। सो लो प्रोडक्टिविटी मीन्स लो अर्निंग। सी, अगर कम प्रोडक्टिविटी रहेगी तो आप कम कमाओगे, और फिर ऐसा रहेगा तो विच इज़ वाई देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द रूरल एरिया। मतलब कि जब कम कमा रहे हो तो आपकी हालत कैसी रहेगी, वहाँ पे ख़राब रहेगी, कंडीशन विल बी वेरी पुअर। इसलिए जो गरीबी है, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉवर्टी एंड ऑल, तो वहाँ पर क्या होता है, आप रूरल एरियाज की बात करते हो। नाउ वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो? अब फीमेल वर्कर का परसेंटेज कम क्यों है, किस कारण से? तो पहली चीज़ है एजुकेशन इन इंडिया। फीमेल एजुकेशन आज भी देखोगे इट इज़ अ फार क्राई, मतलब बहुत दूर की बात है। इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स। ओके, और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी वो भी कम रहती है ना। अमंग मोस्ट ऑफ द फैमिली इन द अर्बन एरियाज, जॉब फॉर द वुमन इज स्टिल गवर्न बाय द फैमिली डिसीजन। अब अगर शहर की बात करोगे, फिर टॉक अबाउट द सिटीज, तो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ऑफ द फैमिली विल बी टेकन फॉर द गर्ल्स। अगर कोई लड़की जॉब करना चाहती है तो वो जॉब करेगी या नहीं, उसकी फैमिली वाले डिसाइड करेंगे। सो रादर देन द इंडिविजुअल्स ओन डिसीजंस, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ खुद डिसीजन नहीं ले रही हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा देखो गर्ल्स क्या रहती हैं, हमेशा लड़कियाँ जो रहती हैं वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में रहती हैं, उनसे जो उनका डिसीजन होता है वही वो मानती हैं। इंडिया का कल्चर ऐसा है। तो बेसिकली यहाँ पे फीमेल फैमिली डिसीजन के बेसिस पे वो लोग काम करते हैं। Now, implying that even the available opportunities are not actually utilized। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूटिलिटी है वहाँ पर, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट स्टिल फैमिली वाले मना कर देते कि ये काम तुम नहीं करोगे। नाउ एक और पॉइंट देखते हैं इसका, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इन द रूरल एरियाज। Widespread rural poverty because female workers in the rural areas are largely engaged in low paid and less productive jobs just to add to their family income। अब जो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ दिखता है वुमन का रूरल एरियाज में, तो ज़्यादा जॉब क्यों कर रही है रूरल एरिया में लेडीज़? बेसिकली द थिंग इज दैट कि वहाँ पर वो अपनी जो फैमिली इनकम है उस पर थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा इफ़ शी विल बी वर्किंग। तो इसलिए वो काम कर रही है ताकि उनको फैमिली में थोड़ा एडअप होके मिल जाए उनकी इनकम। तो ये जो चीज़ है,
ये हमेशा जो एक एम्प्लॉयमेंट दिखता है वहाँ पर, तो ये चीज़ किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पर गरीबी है। अगर गरीबी नहीं होती तो हो सकता है वो भी एजुकेशन ले रही होती, बट वो गरीब है इसलिए वो एजुकेशन के बारे में नहीं सोच के क्या कर रही होगी, डेफिनेटली वो काम करने जा रही है। कुछ भी काम मिल गया, लेस प्रोडक्टिव जॉब मतलब जिसमें कम पैसा मिल रहा है, उसमें भी जा रहे हैं वो लोग। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू ऐड सम इनकम टू देयर फैमिली। Now many of them are given wages in term of grains during the harvesting season, the season when they find most jobs. तो जब भी इनका सीजन आता है, पर्टिकुलर सीजन, तो इनको काम मिल जाता है फार्म्स में, एंड दे विल बी वर्किंग एंड बट दे विल बी गेटिंग वेरी लेस इनकम। और कभी कभी क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स मिलता है, मतलब काम तो किया बट पैसा नहीं मिलेगा, ग्रेन्स मिल जाती है, मतलब फसल का जो अनाज जिसको बोलते हैं, अनाज दे दिया जाता है इन लोगों को। तो दिस इज हाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस रूरल एरियाज। नाउ रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो रेट क्या है, देखो अभी अपन ने बात किया था और जस्ट अभी बात की थी कि पॉपुलेशन कितना लोग है जो कि पार्टिसिपेशन रेट निकालना चाहते हो इंडिया के लिए। तो अपन क्या करेंगे, जो रेशियो है वर्कफोर्स का और टोटल पॉपुलेशन का, मतलब वर्कफोर्स आ जाएगा ऊपर और हम नीचे लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 100 लोग हैं हम मान लेते हैं और 10 लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं 100 में से, और उसको अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाता है, 10%। तो 10% क्या आ जाएगा बेसिकली, दिस विल बी द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। कितना आ रहे हैं, 100 में से 10 ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह से निकालते हैं। और इंडिया में क्या है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा है, वो अर्बन एरियाज में, अगर अर्बन एरियाज में देखोगे तो इज अबाउट 33.9%, सो ऑलमोस्ट 34% हो गया इन 2017-18 में। और जब रूरल एरिया में देखोगे तो वहाँ पर क्या है, 35% है इन दिस 2017-18 डेटा। तो परसेंटेज अभी भी हाई किस एरिया में, रूरल एरिया में। फिर इन अर्बन एरिया द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 53% फॉर द मैन एंड 14% फॉर द वुमेन। तो अर्बन एरियाज में, शहर में क्या है कि पार्टिसिपेशन रेट मेल का ज़्यादा है, देर 53% एंड वुमेन्स आर जस्ट 14.2%। सो पार्टिसिपेशन रेट में भी मेल्स यहाँ पर आगे हैं इन अर्बन एरियाज। Then in rural areas the rate of participation is again 51% for the men and 17% for women। तो यहाँ पर भी मेल्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया में। सो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज अबाउट 34%। तो टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 34.7% लोग काम कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेशन रेट है, इतने लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बाकी क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, सी ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई। अभी अपन ने देखा 34.7% ही है। So implying not many people are engaged in the production activity, it points to the high dependency ratio of the country। मतलब कि ज़्यादा लोग देखो 34% काम कर रहे हैं आउट ऑफ 100%, which means still 66% आर देयर हु आर नॉट वर्किंग। तो जो 66% जो काम नहीं कर रहे वो लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट है। सो हाई डिपेंडेंसी रेशियो लगता है गवर्नमेंट को इनके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये लोग है जो कि किसी वजह से शायद काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी है इट इज़ अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो कंट्री का ज़्यादा आएगा। देन हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में क्या प्रॉब्लम है, पार्टिसिपेशन रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इनकम जनरेशन की बात होती है तो वो बहुत ही कम है। So it implies larger percentage of population engage in production activity in the rural areas. Okay, but the thing is that the contribution to the GDP is very low. Contribution to GDP is lower than the urban। मतलब कि भले ही अर्बन में कम लोग काम कर रहे हैं बट स्टिल द अमाउंट ऑफ जीडीपी विच दे आर जनरेटिंग इट इज हाई, है ना। देन rural areas only points to the lower productivity, lower level of income and greater poverty in the rural areas। Okay, we have already substantiate this point in the previous section। तो ये चीज़ हमने पहले ही देख ली कि रूरल एरिया में देखो इतना काम कर रहे हैं फिर भी गरीबी है, लेकिन अर्बन एरियाज में जो पॉवर्टी के मामले में हम इतने ज़्यादा नहीं। जैसे अर्बन कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, शहर काफ़ी अच्छे डेवलप हो गए हैं काफ़ी हद तक, और जो रूरल एरिया वहाँ पर अभी भी प्रॉब्लम दिखती है। नाउ हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। तो इनका जो हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, मतलब वुमेन्स भी रूरल एरिया में बहुत काम कर रही है। तो बेसिकली द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द वुमेन इज हायर इन द रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। मतलब अर्बन एरिया में जितनी वुमेन्स काम कर रही है उससे ज़्यादा रूरल एरिया में काम करती हुई दिखती है। तो बेसिकली कारण क्या है, इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल्स वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन एंड सीक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि वहाँ पर एजुकेशन को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट क्यों कर रही है, बिकॉज वहाँ पर क्या हो रही है, क्योंकि गरीबी है, पॉवर्टी है, गरीबी की वजह से वो कंपेल हो जाती है, दे आर सिंपली कंपेल्ड टू वर्क एंड अर्न सम इनकम इन ऑर्डर टू ऐड टू देयर फैमिली इनकम, इसलिए वो कर रही है।
तो वो एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, जब वो देती हैं काम को प्रायोरिटी देती हैं। ओके, नाउ व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज द प्रायोरिटी, वुमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट एन अर्ली एज। मतलब कि जैसा अपन ने देखा, जब एजुकेशन से ज़्यादा आप वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो क्योंकि काम करना है, फैमिली की इनकम में ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, अर्ली एज में वर्क करना शुरू कर दोगे। तो इस वजह से भी जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है। ओके, तो पॉवर्टी की वजह से, और कई बार आप प्रायोरिटी देते हो किसको, एजुकेशन से पहले अर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो इसलिए हो रहा है। देन प्रेफरेंस फॉर लेस प्रोडक्टिव जॉब्स, that is education sets in motion the vicious circle of low productivity, low wage rate and high rate of participation in the rural area. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो लेडीज लोग हैं, जो वुमेन्स हैं, दे विल बी इवन रेडी टू वर्क इन द लेस प्रोडक्टिव जॉब, द मीन्स वो जॉब जहाँ पे उनको इनकम बहुत कम हो रही है। तो बेसिकली इनकम कम हो रही है तो वो क्या कर रही है वहाँ पर, एक गरीबी के चक्कर में काम करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, उनको इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो उनको कम वेज रेट मिल रहा है, इसलिए उनका हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिखता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन वहाँ पर काम करने के लिए रेडी है। अगर माँ जा रही है काम पे तो बेटी भी उसके साथ काम पे जा रही है। तो ये चीज़ क्या दिखती है कि इन्वॉल्वमेंट दोनों को हो रहा है, बट द इनकम विच दे आर जनरेटिंग इज वेरी लेस। So that is the thing of the or the you can say the condition of the woman. Okay. Now in urban areas, on the other hand, high priority for the education implies low priority for jobs at an early age. दिस कीप्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अर्बन एरियाज में क्या कंडीशन है, सी वहाँ पर क्या है, हम एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जॉब्स है, जल्दी हम काम नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम लोग 12 13 14 साल की उम्र में काम करने लग जाएंगे, नो इट इज़ नॉट द केस। फर्स्ट विल कंप्लीट द एजुकेशन, देन वी विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स। तो ये क्या होता है, इस दिस गिव द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लो। तो इससे भी अर्बन एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब कि हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं ना एजुकेशन करने में, तो एजुकेशन लेने में टाइम लगेगा, फिर हम जॉब करेंगे, तो इस वजह से हमारा पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा कम दिखता है, बट मतलब इन कंपैरिजन टू द रूरल, रूरल में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है ना अर्बन के मुकाबले। तो इसलिए क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग एजुकेशन में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, दैट्स वाई द रेट इज़ लो हियर। नाउ द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है बेसिकली, सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड इन 2017-18 इज गिवन हियर। तो जस्ट लुक एट दिस। दिन अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे, अर्बन वर्कर्स में तो हायर्ड कितने हैं, तो अर्बन में देखो ज़्यादातर लोगों को काम पे किसी और ने रख रखा है, तो पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। रूरल में खुद की ज़मीन में वो लोग काम कर रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वहाँ पर आपको कैसे दिखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं, और यहाँ पर जो हायर्ड है वो कम दिख रहे हैं, हायर्ड है वो कम है, यहाँ पर हायर्ड ज़्यादा थे, है ना, और यहाँ पर क्या सेल्फ एम्प्लॉयड कम है, बट यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड किधर ज़्यादा है, इधर रूरल एरियाज में ज़्यादा है। तो ये ग्राफ ये दिखा रहा है। Now, the figure shows that in the urban areas, people look for a skilled job in offices, factories, while in the rural area, the family farms are the most attractive means। मतलब गांव में क्या होता है कि फैमिली फार्म्स में ही आप काम कर लोगे, बट जो रूरल एरियाज में तो यही होता है। बट अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे तो वहाँ क्या होता है, लोग स्किलफुल जॉब्स की तरफ जाते हैं, लाइक बैंक्स हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, फैक्ट्री होगी, तो वहाँ पर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर दैट इज़ द रीज़न कि हमारे इसमें जो हायर्ड वर्कर है वो ज़्यादा दिखते हैं, और गांव में इन रूरल एरियाज व्हाट इज द रेट, वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट, इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर वहाँ पे क्या होता है, नॉन फार्म जॉब्स मतलब ऐसी जॉब जहाँ पे फार्मिंग से अलग हटके कुछ अगर देखोगे तो वो बहुत लिमिटेड दिखेंगे आपको। अकॉर्डिंगली people generally do not show preference to acquire skills and training for non-farm occupation। अब बेसिकली वो फिर स्किल क्यों लेंगे जब उनको पता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी इंडस्ट्री नहीं, कंपनी नहीं है, तो दे विल बी शोइंग नो इंटरेस्ट इन वर्किंग इन और गेटिंग नॉलेज ऑफ स्किलफुल ट्रेनिंग एंड ऑल। उनको किसी अच्छी स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी तरह का स्किल नहीं लेना चाहते क्योंकि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिमिटेड है। तो दैट इज़ द केस। ओके, तो वो क्या करेंगे बेसिकली, दे प्रिफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स एंड दे विल वर्क एज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यही करेगा, अपनी जो खेत वह है उसमें काम करेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेगा। ओके, क्योंकि इसके लिए कैसा है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके लिए इजी ऑप्शन है रूरल एरिया में। वो कहाँ ढूंढेगा कि इंडस्ट्री वहाँ पे गाँव में जाके, है ना। तो दैट इज अ थिंग। ना फिगर टू shows percentage distribution of workers as self-employed and hired among men and women. So occupational structure,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री वाइज देखेंगे इसको, तो इंडस्ट्री में कौन कौन हो गया, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर हो जाते हैं, 3 सेक्टर रहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सब जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो सेक्टर की बात करें। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारी टाइप की कंपनी इंडस्ट्रीज किस में आती है, सेकेंडरी में। और टर्शियरी कहते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर तरह की सर्विस टर्शियरी सेक्टर में आती है। तो यहाँ पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अलग अलग दिखा रखा है, लाइक यहाँ पे दिस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये कौन सा हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, टर्शियरी हो गया। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ पर क्या चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चर और ये सब वाला, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पर चल रहा है। बट स्टिल यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर पीछे रह गया बट टर्शियरी सेक्टर अच्छा कर रहा है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर इज अ हैवी डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, ओके, टू मेक अ लिविंग। तो लोग कहाँ हैं, रूरल एरियाज में, वो लोग बहुत डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। तो दिस इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस एज अ प्रोडक्टिविटी लेवल is very low in this sector, and accordingly structure of wage rate is not much beyond the subsistence levels of life। मतलब कि ये लोग एंगेज हैं पे बहुत ज़्यादा, बट स्टिल इनका सब्सटेंस लेवल, जो जीवन निर्वाह करने के जो इनकम होनी चाहिए वो बहुत कम है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए तो ये लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इनका इनकम जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके। सो एज आई हैज़ 43.8% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड बाय द फार्मिंग। तो 43% के आसपास वर्कफोर्स अपना प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 44 इसको आप बोल सकते हो। देन टर्शियरी सेक्टर में कितना काम कर रहा है, 31.5% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन द सेकेंडरी, सॉरी, वाइल इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफर्स द एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस 24। तो यहाँ पर जो टर्शियरी सेक्टर है वहाँ पर अब बहुत सारे आईटी जॉब्स वगैरह आ गए, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट दिखता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्टर तो 24% पे ही है, मतलब सबसे पीछे अपना सेकेंडरी सेक्टर रह गया इंडस्ट्री वाला। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन क्या, ये सब ऑब्जर्वेशन क्या दिखाते हैं, बेसिकली ऑल दिस ऑब्जर्वेशन शो सम कंक्लूजन। So a large segment of workforce continues to depend on the primary activities to make a living. This is despite the fact that the level of productivity and therefore the wage rate is significantly lower in the primary sector compared to the secondary and the टर्शियरी सेक्टर। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपनी लिविंग, यानी कि जी अपना जो खाना है, जो इनकम जनरेशन करना चाहते हैं वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि इसकी वजह से क्या था, जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रहती है वो कैसी रहती है, बेसिकली कम रहती है। बट वहाँ पे क्या था, क्योंकि देखो आप भले ही काम कर लो वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन जो उनकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर उसको कंपेयर करोगे सेकेंडरी सेक्टर से, टर्शियरी सेक्टर से, तो बहुत कम हो जाती है। तो ये दिखाता है बैकवर्डनेस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ओके। देन सेकंड इज ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर डिस्पाइट ऑफ इज लो प्रोडक्टिविटी, मतलब प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है पर फिर भी प्रोडक्टिविटी लेस है, मतलब कमा ज़्यादा नहीं रहे। तो ये क्या दिखाता है, इट रिवर्स दैट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैव फेल्ड टू जनरेट द एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए और अगर टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए, तो टर्शियरी सेक्टर में तो नॉलेज वाले लोग ही जा सकते हैं ना, वहाँ पर आपको बहुत सी स्किल चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सब आना चाहिए, तो वो लोग जा सकते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर अगर कोशिश करता है, इंडस्ट्रीज आती है, तो एटलीस्ट ये जो वर्कर्स हैं जो कि गांव में जाके किसान खेत में काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे एज अ वर्कर काम कर सकते थे, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेशलाइज स्किल्स विद देम। तो स्किल तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एज अ वर्कर ही काम करेंगे। बट इंडस्ट्री तो है, उतना भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, तो उसकी वजह से भी एक बैकवर्डनेस का साइन दिखता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, okay। Then after this the secondary sector lagging behind the tertiary sector points to that fact that the industrialization has failed to take off, become the leading sector of the growth। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर जब आता है प्राइमरी का, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होना शुरू होगा, तो उस टाइम इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। लाइक हम देखते हैं चाइना में कितना अच्छा हुआ, लेकिन इंडिया में वो नहीं हो पाया। सो वी ऑल नो दैट द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर द इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, मतलब जो डेवलप्ड है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी वेल सेटअप करी हुई हैं, तो वो जो चीज़ें वो इंडिया में नहीं दिखती है। तो ये भी कारण है कि ये दिखाता है कि मतलब हम लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे अच्छे नहीं है। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दिखाता है यहाँ पर, ओके। क्योंकि सेकंड सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट होता तो काफ़ी लोगों की इनकम जनरेशन भी होती, जीडीपी भी अच्छी होती, ओके।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। तो अलग अलग सेक्टर में, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है रूरल और अर्बन एरिया में, जो वर्कफोर्स क्या है वापस से डिस्कस कर लेते हैं। वो वर्कफोर्स वो चीज़ है जहाँ पर नंबर ऑफ एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो अलग अलग सेक्टर में कितने कितने हैं, तो यहीं पर देख सकते हैं कि रूरल एरिया में कितने लोग हैं। टर्शरी सेक्टर की अगर बात की जाए सर्विस सेक्टर में तो 22 है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर बात की जाए रूरल एरिया में तो 19 पॉइंट। और सबसे ज़्यादा कहाँ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में। शहर में आ जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, बैंकों में, इंश्योरेंस में, सर्विस में, ठीक है इसमें। फिर सेकेंडरी सेक्टर में कम है। ओके, बट अर्बन, अगर अर्बन सेक्टर उसको कंपेयर करोगे यहाँ से, तो एग्रीकल्चर में जितने लोग हैं वहाँ से अर्बन एरियाज में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है सेकेंडरी में, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज शहरों में। देन दिस पार्ट हियर 7.8 कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। अब गांव, अभी कोई गांव तो है नहीं, शहर है, तो शहर में खेती वगैरह कम ही होगी। दैट इज वाई यहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट से 7.8%, ऑलमोस्ट 8% रहता है। ओके, सो दिस इज द थिंग हियर। So we may end up this section by stating that the fact that during the period of 1951 to 2000, while the growth rate GDP has risen from 3.6 to 8%, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हमने इन सालों में इतनी जीडीपी बढ़ाई, 3.6% से 8% बात किए करते हैं हम। और ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, दैट टेंडेड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम 1.5 टू जस्ट अबाउट 1%। तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कम किया। But still, the growing gulf between the two rates is an alarming sign for the country, where jobless labor force has tended to swell up over time। तो हमारे यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी बन रही है बेसिकली जॉबलेस इकोनॉमी बनती जा रही है, कि वहाँ पर जो मशीनरी को लेकर प्रोडक्शन किया जा रहा है, जीडीपी को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम करा है, जो हम दिखाते हैं कि जॉब है, बट स्टिल मशीनरी भी यूज़ हुई है, और उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी लोगों का जॉब चला गया, तो वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। ओके, सो इन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम आज इतना ही करेंगे। सो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप नंबर।